लाइट कर देना प्रॉपर। ज़्यादा हो गया, ठीक है कर दो। चलिए एग्जाम्पल 11.6 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट। तो ये रेजिस्टेंस वायर है और इसको मैंने इसी पे डबल कर दिया है। ये देखो इसको मोड़ दिया, तो मोड़ देने से क्या होगा, ये डबल ऑन इट। पहले इसकी एल लेंथ थी, अब इसकी कितनी हो जाएगी, L/2। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसी को मोड़ दिया गया। डबल डॉनिट का क्या मतलब है, इसी पे डबल कर दिया। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, 2A। तो ये अर्लियर है और ये क्या है, लेटर। सही है। नाउ अर्लियर में बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L/A। जो बात का रेजिस्टेंस है वो R डैश रखो, ठीक। रो तो नहीं बदलेगा ना, मटेरियल बदल जाएगा क्या, लेकिन नई लेंथ क्या है, L/2। ये ठीक कर रहा है। तो लेंथ की जगह L/2 और साइड एरिया कितना है, एरिया भी आधा ही हो जाएगा। अब आप बताइए, हमने उस चीज को मोड़ दिया उसी पे, तो एरिया आधा होता है कि डबल होता है, डबल होता है। दैट इज 2 है, 2A। ठीक है। तो हमने उसी बात को डबल किया। तो ऐसी स्थिति में आप मुझे ये बताएं कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, इससे रेजिस्टेंस घट जाएगा। बोलो। घट जाएगा। ये ठीक है, क्योंकि किसी का एरिया बढ़ा दो, सड़क और छोटी कर दो, तो रेजिस्टेंस तो बहुत घट जाएगा, इट बिकम्स वेरी लेस ना, तो करंट बढ़ जाएगी उसमें। सही कह रहे हैं। सो अब इसे देखो, रो L/2 और डिवाइडेड बाई क्या है, बोलो 2A है, तो दैट इज रो L/2 और इसको इनटू करके 1/2A लिखो, तो ये कितना हो गया, रो L/A। और ये 1/2 और 1/2 से क्या होता है, बोलो 1/4। कुछ नहीं किया, बस वही 2 नीचे आ गया, वो हो गया कि नहीं, वो तो खिसक के नीचे आ जाएगा। इसकी जगह क्या लिखोगी दिव्या, तो R डैश इज इक्वल्स टू R इंटू 1/4। तो इससे क्या पता चलता है, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस। ऐसा होता है, न्यू रेजिस्टेंस कितना है, is 1/4 of previous resistance। लेकिन इसकी वैल्यू दी गई है, रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम। तो बोलो दैट इज 4 इंटू 1/4। अब कितना हो जाएगा, 1 ओम। 1 ओम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, A resistance wire is stretched to double of its length। उसको तुमने खींच के कितना बड़ा कर दिया, बताओ, डबल ऑफ दिया नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन। A resistance wire of 4 ohm is stretched to double of its length। Find its new resistance। तो ऐसे में इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, शुरू में ये वायर ऐसा कुछ था, लेकिन जब मैंने इस पर दोनों ओर फोर्स लगाया तो ये बढ़ गया और बढ़ के इसकी लेंथ डबल हो गई। हाँ, ऐसा करने से जब आप किसी भी चीज को खींचते हो तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता चला जाएगा ना, और वो बड़ा चल। ये पहले L लेंथ था, लेकिन अभी कितनी हो गई इसकी लेंथ, 2L। ये अर्लियर है और ये, तो ऐसी स्थिति में उत्कर्ष, क्या इन दोनों के वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, क्योंकि डो है, डो को तुम कम करो, ज्यादा करो, बड़ा करो, छोटा करो, वॉल्यूम है। डो आटा ही ले लो, उसकी लोई बना लो, जितनी जगह आटा घेरता उतना ही करेगा। सेम इसके साथ भी है, वॉल्यूम तो नहीं बदलता ना किसी चीज का, लेकिन वॉल्यूम होता क्या है बताओ, एरिया इंटू हाइट। किसी भी चीज का ले लो, आप सिलेंडर का ही ले लो, तो सिलेंडर में आप क्या देखते हो बताओ, इसका बेस एरिया कितना होता है और हाइट है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है,
बेस एरिया इंटू हाइट। आप क्यूबॉइड का ले लो, क्यूबॉइड का बेस एरिया कितना होता है बोलो, एल बी, और हाइट कितनी होती है एच, तो वॉल्यूम कितना हो जाता है एल बी एच। क्यूब का ले लो, क्यूब का कितना होता है बताओ, दैट इज बेस एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर, और हाइट कितनी होती है ए, तो कितना हो जाता है ए स्क्वायर इक्वल, बोलो सभी के केस में यही है, तो इस केस में भी यही होगा, यानी वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। वॉल्यूम तो नहीं चेंज होगा, देखो कि वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि V इनिशियल इट इज इक्वल टू V फाइनल। लेकिन V होता क्या है, बेस एरिया और इनटू लेंथ, हाइट ही लेंथ है। अब मुझे ये नहीं पता चल पा रहा ये कितना है, मुझे पता नहीं चल पा रहा, इसलिए मैं इसे A डैश ले लूं, तो दैट इज A डैश। हाँ बोलो अर्चिता। तो VI के बाद V के आगे क्या लिखा है? ये ना नहीं, उसके इक्वल टू के आगे VF फाइनल, VI इज इक्वल टू VF। इनिशियल में जितना वॉल्यूम था वही फाइनल में होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट। ये भी बेस एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू ये, ठीक है। तो क्या इससे A डैश निकल आएगा, A डैश निकालो, A डैश इज A इंटू L बाई 2L, तो ये कितना हो गया A बाई 2, सही है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा बताओ, अगर आप स्ट्रेच कर दो, A बाई 2 हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए जो R था वो कितना है रो L बाई A, और यहाँ देखो बाद में R डैश कितना, बिल्कुल अब इसी पे आ जाओ। इस चीज को तुम स्किप भी कर सकते हो, अगर A डैश को सीधा सीधा लिख दोगे A बाई 2, आधे ही नंबर का रिस्क है, 3 नंबर के में आधा नंबर जाए, बाकी फिर इस पे आ जाओ। अगर चाहो तो कर लो, कर सको तो कर ही लेना, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करके A डैश निकाल लेना, ठीक है कि नहीं। अब देखो तो R डैश को क्या लिखोगे, रो L की जगह सीधा क्या लिखें, लेंथ कितनी हो गई है, अब A की जगह क्या लिखें, सही कह रही है। तो इससे क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, तो 2L और डिवाइडेड बाई क्या लिख दें A बाई 2, तो क्या हो गया 2L इंटू 2 बाई A, तो क्या हो गया बताओ रो L बाई A, और ऊपर कितना आ गया, लेकिन रो L बाई A किसे माना है, दैट इज इक्वल टू R इंटू 4। इसको कंक्लूड करो चंद्रशेखर, ये क्या हो गया न्यू रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा बोलो, यानी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा रिया, सब लिखा बताया करो 16 ओम। यहाँ क्या लिखा है 4 ओम था ना, और अब कितना हो जाएगा, so that is equals to 4 into 4, that is 16 ओम, सही है। तो अब जरा देखो कि ये बात हो गई, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, ए वायर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस इज डबल्ड ऑन इट, ये डबल किया गया, डबल्ड ऑन इट, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन है ए वायर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इज स्ट्रेच्ड, उसको बढ़ा दिया टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, कितना बढ़ा दिया गया है ऑफ इट्स लेंथ, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। नाउ अब देखिए a heater draws 4 एम्पियर current through 220 volt source if source voltage 60 volt source, if source voltage
is increased to 120 volt, find new current by 2 ways. 2 मेथड से करो, 3 मेथड बताए हैं. ओके, नाउ resistance of metal wire, 1 meter wire of 20 ohm resistance, 26 ohm resistance at 20 degrees Celsius temperature. If its diameter, यदि इसका डायामीटर 0.3 mm है, find its resistivity and type of material. टाइप ऑफ मटेरियल याद होना चाहिए सबकी रेजिस्टिविटी, कुछ की तो याद होनी चाहिए. कितने मेंटल आप कह दिए गए, कितने क्वेश्चन करो. अच्छा मैंने वो तुम तो आधा छोड़ ही देती हो. टाइप ऑफ मटेरियल मैग्नीज लिख दिया. ओह, मटेरियल लिखो. चलिए, तुम भी आगे बढ़ो. अच्छी तरह कहाँ सेकंड थर्ड में लो. और किसी के पास है? चलो जमा करो. नेक्स्ट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. On what factor does the resistance of a conductor depends? तो मैंने 4 फैक्टर्स आपको बताए थे, उन सब पे लिख देना, ठीक है कि नहीं? So if length of wire or temperature is increased, अगर इन्हें इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा? Resistance increases. और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या किया जाए? ऑफ वायर इज इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, इस पर डिपेंड करता है. अंकुर बोलो. कितनी देर लगी बताने? बोलो. Material. So it also depends on material of wire. Second question देखो. Let the resistance of electrical component remains constant. मान लीजिए कि हमने रेजिस्टेंस नहीं बदला, ना इसकी लेंथ बदली, ना इसका एरिया बदला, ना मटेरियल बदला, तो रेजिस्टेंस भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? रो एन बाई ए. तो हमने कुछ बदला नहीं, वही रेजिस्टेंस है. हाँ, इसके वोल्टेज को हमने, पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया. सो हाउ इट विल इफेक्ट द करंट? अमन, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज हाफ, how will affect the current flowing through it? बोलो. एनर्जी से क्या लेना? कम हो जाएगी, उत्कर्ष हाफ हो जाएगी. चलिए कोई चीज को. सो एज वी नो, एज पर Ohm's law, current flowing through a resistance is directly proportional flowing through
A wire या रेजिस्टेंस कुछ भी लिख सकते हो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको सेंटेंस कंप्लीट करो दिव्या। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्चिता बोलो। अप्लाई, बहुत अच्छा बोला, ये अप्लाइड वर्ड सुनने के लिए हमें। जो और लोगों ने भी बोला लेकिन अप्लाइड नहीं बोला। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, या फिर बुक पीछे बंद करके रखी होगी, बोली ही नहीं होगी, ठीक है। सो वो पूछ रहा है कि अगर हम किसी का पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दें तो उसमें बहने वाली करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं कि जो I is proportional to V, so if potential difference is halved, the current will be halved। यही तो अभी आप लोगों ने यहाँ क्वेश्चन भी किया ना कि डबल करने से डबल हो जाएगी और हाफ करने से क्या हो जाएगी। So if potential difference is halved, then current is also halved। देखो R हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको दूसरी तरीके से करो। R क्या होता है बोलो, क्या V बाई I होता है, यही होता है ना। तो क्या R V1 बाई I1 भी होगा और V2 बाई I2 भी होगा, दो अलग अलग केसेस में। वोल्टेज और करंट आपस में बदलते रहेंगे। हमने एक टेबल बनाया था पहले दिन कि नहीं, अलग अलग वैल्यूज पर भी ये 1.5 ही रहा था, तो ये तो नहीं बदलेगा। तो ये कौन सा लॉ है, इज दिस ओम्स लॉ, तो ये ओम्स का ही लॉ है। तो इस पे लगा दो कि मान लीजिए पहले V था और ये I था और अभी आपने V बाई 2 कर दिया, तो I2 क्या होगा, बोलो है सही था। इसे V रखा तब करंट I थी, जब ये हाफ करे, ये चीज समझ में आई उत्कर्ष की नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो यही रहेगा ना, R तो नहीं बदलेगा। R की तो और ही कुछ चीज है, रो L बाई है, वो इन सब पे तो निर्भर नहीं करता। तो इसलिए V रखा, I की जगह I, और V हाफ करते देखो I2 क्या आ जाएगा, करो निकालो। तो दैट इज V into I2 is I into V by 2। So what will be I2, बताओ जरा। I by, ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है। अगर ये तुम कर देते हो तो ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें इधर उधर होने का खतरा है। यहाँ तो कौन तुम्हारा नंबर चाहते है कि नहीं। चलो, Why are the coils of electrical toasters and electrical irons are made of alloy rather than a pure metal? तो कभी कभी जो टोस्टर्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल आयरन, तो आयरन में भी क्या होता है, दैट यहाँ पर एक कॉइल होती है और वो किसकी बनी होती है, दैट इज मेड ऑफ एलॉय। अच्छा, जो हमारे पास पीछे की टेबल देखो, उसमें बहुत सारी चीजें दी है। क्या उसमें एलॉयज भी दिया है, और कंडक्टर में कौन कौन से दिए हैं। तो कंडक्टर में जो अच्छे हैं 1.6 की रजिस्टिविटी सबसे कम इसी की है, ओम मीटर, और 1.62 किसकी है, कॉपर की है। तो कंडक्टर में ये सिल्वर हो गया, उसकी रजिस्टिविटी, और ये कॉपर हो गया। अच्छा, धीरे धीरे तुम देखोगे कि एल्युमिनियम तक आते आते इसका डबल हो गई रजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी हाफ हो गई। टंगस्टन जो सिल्वर से सिर्फ 3 गुना ज़्यादा जिसकी रजिस्टिविटी है, वो हमारे बल्ब में इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी थोड़ा ही अंतर करने से वो इतनी सफिशिएंट हीट दे देता है कि बल्ब जलने लगता है। टंगस्टन की 5.2 दी है, तो वहीं एल्युमिनियम की 2.63 दी है, यानी एल्युमिनियम भी सफिशिएंट हीट पैदा करता होगा, है ना। तो टंगस्टन कितनी दी है, आप आगे देखिए, इनमें मरकरी तक भी दिया है। मरकरी की कितनी दी है, देखो 94 मरकरी, और इसमें मैग्नीज की भी दी है। कहने का मतलब है 184 है, वो पावर उसमें डाल दी गई है 184। इससे तुम्हें क्या पता चलता है, इसका मतलब है कि ये जो मैग्नीज की रेजिस्टिविटी है ये सिल्वर से 100 गुना ज़्यादा है कि थोड़े गुना ही ज़्यादा है। तुम्हें क्या लगता है,
थोड़ा ही ज़्यादा। ये 100 गुना बोल, क्योंकि वो 184 है ना, अब वो कहा 1.6 और ये 184, ये जान गई कि इसका 100 गुना ही है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 160, तो वो 120 बोल रहे हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं, 100 गुना तो हो ही गई ना। कहा वो 1.6 है इंटू 10 टू द पावर -8, और ये कितना है बोलो, 184 करोगे तो 10 टू द पावर -8 होगा, क्योंकि वो 6 है, तो डाल दो ना 2 जीरो उसमें, वो तो तुमने कल कैलकुलेट किया, फिर से बता दे रहे हैं, कैलकुलेट करा दें। चलो 1.84 है ना, तो 10 टू द पावर -6 है, यहाँ भी लिखो 10 टू द पावर -2, और नीचे भी क्या लिखो बोलो, 10 टू द पावर -2, बोलो सही है। अब देखो इससे क्या होगा, ये मिला के कितना हुआ बोलो, 10 टू द पावर -2, ये हो गया ना -8। अब ये चीज ऊपर जाएगी तो क्या 10 टू द पावर 2 बन जाएगी, -2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बोलो, 2, तो 10 टू द पावर 100 हो गया। वैसे भी इसे तुम यहाँ ना लिखना चाहो तो 0.01 लिख दो, -2 क्या होता है, तो भी वो उसको 184 कर देगा। मेरा ज़्यादा कहने का मतलब नहीं, मैग्नीज जो 100 गुना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो उसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, 100 गुना कम होगी। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है वो 1 रेजिस्टिविटी तो होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ। अभी तो 10 मिनट बाकी हैं, मम्मी तुम्हारी बुला रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, भेज दें क्या? हाँ नमस्ते सर, हाँ थोड़ा भेज दीजिए उसका। ठीक है, हाँ, उसके नाम का भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, चलो जाओ, इतनी बात हो गई। चलो सो अब ये देखो, ये मैंने किसकी बताई बोलो, ये किसकी रेजिस्टिविटी है, -8, ये हो गई मैंगनीज की, सही है, मैंगनीज की। अगर ये मैं 198 कर दूं, ये लेड की है, और लेड एक एक्सेप्शन है, 9th में तुमने पढ़ा है कि लेड इज नॉट ए गुड थर्मल कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इतना ही ज्यादा होने से वो मेटल की श्रेणी से ही बाहर हो जाता है, कहते हैं अरे वो तो अच्छा कंडक्टर नहीं, श्रेणी से नहीं है तो वही, लेकिन एक एक्सेप्शन में आ गया, बात समझ आई। इसके बाद क्या आती है, यानी 100 तक की रेंज तक तो तब भी हम उसे मेटल मान रहे हैं। अगर मेटल में जब तुम कोई चीज़ ऐड कर देते हो, किसी चीज़ को क्या करते हो, मेल्ट करो मिक्स करके, और फिर उसके बाद क्या करो, फ्रीज कर दो, कूल कर दो, तो वो एलॉय बन जाता है। तुम कुछ ना करो, तुमको अगर मान लो आयरन में तुम 0.5% कार्बन कोयला डाल दो, और कोयला डाल करके बस उसको मिला के पिघला के जमा दो, कहते हैं स्टेनलेस स्टील, जंग रहित लोहा, नाम ही दे दिया। सिर्फ कार्बन डालने से क्या होगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से बाइंड हो जाते हैं, जो हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होता है, जब एलॉय होता है वो उसकी रस्ट नहीं लगती है। एलॉय में क्या होगा, कोई भी चीज़ जो एलॉय, तुम्हारे घर में ब्रास होगा, ब्रास भी तो एक एलॉय है, पीतल हो गया, कांसा हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, उनमें कभी रस्ट नहीं लगेगी। पीतल की घंटी चमकती रहेगी, कॉपर में लग जाएगी, प्योर मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रस्टिंग यानी ऑक्सीडेशन। लेकिन बोलो एलॉय में लगती है। जब तुम कभी बाइक खरीदने जाते हो, उससे बोलते हो कि ये जो इसका बाइक का पहिया है, क्या इसमें ये रस्ट लग जाएगा, कैसे में, बोलेगा क्या कहते हो साहब, ये एलॉय स्टील है, एलॉय व्हील, एलॉय है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि नहीं लगेगी। एलॉय जब किसी चीज में बोल दिया जाए तो इसका मतलब है इट इज ए काइंड ऑफ। कई बार तुम लोगों ने पिछले फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पूछा था तो कि कोरोजन रोकने के क्या उपाय हैं, तो आप लोग लिखते हैं एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब पेंटिंग या उसको किसी चीज से एलॉइंग कर दो तो भी कोरोजन रुक जाएगा। बात समझ आई? तो अब ये कह रहा है कि अभी तुमको क्या क्या बताया, इन सब के बारे में बताया, ठीक उसी कंडक्टर के नीचे देखो लिखा है एलॉयज। क्या लिखा है? तो एलॉयज में क्या होगा बताओ? एलॉयज में टंगस्टन तो डब्लू है, वहां पर डब्लू कहाँ दिख रहा है बताओ? तो टंगस्टन की बात की जाए तो एक मेटल है, दिख रहा है 6 में तीसरा, वो चेरियम बोल दो चाहे
W बोलते हैं, उसका लैटिन नेम, ठीक है। तो अब जरा देखो एलॉयज में कौन कौन से बोले हैं, ये तीनों ही नाम याद करने वाले, ये सारे एलॉयज हम तुम्हें याद कर ला के दिखा देंगे। लेकिन अभी तुम देखो कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन मैंगानीन, और तीसरा कौन सा है कॉन्स्टेंटन। इनके नाम इनके एलॉइन से ही मिलते जुलते हैं, जिसको मिला के बनाएगा, ये एमसीक्यू है। मैंगानीन और तीसरा क्या है, दैट इज नाइक्रोम। तुमको इनका रेजिस्टेंस याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो, चाहे कॉन्स्टेंटन हो या मैंगानीन हो। इसका बताओ जरा अर्चिता, ये सिल्वर से 100 गुना है कि 1000 गुना कि 4000 गुना 3000 गुना, कुछ लग रहा है आपको? बताओ। 48 टाइम्स। ये बहुत अच्छा, देखो हमेशा ये जो बहुत इम्प्रेस करते हैं, आप अमन की कभी भी बात सुनोगे तुम इम्प्रेस हो जाओगे। दैट इज, ये कितना दिया है -6, तो इन्होंने इसका रेजिस्टेंस रखा और नीचे 1.6 रखा इंटू 10⁻⁻8 रख दिया। ये गुना ऐसे निकालते हैं। अब ये -8 ऊपर चल जाएगा तो कितना होगा बोलो, -6 + 8, और ये इसको लिख देंगे 490/16। 16 बोलो 16 3 या 30 हुआ, और 30 करके और इंटू 10⁻⁻t तुरंत बता दिया 3000 गुना। समझ आएगा बात कि नहीं? ये किसी चीज को ऐसे निकाले तो आप भी ऐसे निकाल लो, हैं? कुछ नहीं, मैंने इसे 16 थी या 48 कर दिया। बाकी तुम बहुत ज्यादा मैं प्रॉक्सी में वो नहीं करना चाहते। 3125 गुना, 3000 गुना तो उसने बताया ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा कहने का मतलब है एलॉयज आर हैविंग हाई रेजिस्टेंस। कैसा होगा बोलो, 3000 गुना है ना, इट इज हैविंग हाई रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंस के लिए जब तुम्हारा ये है, इसमें बहुत मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स होंगी एलॉय की, इतनी मोटी मोटी, नहीं तो हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट जाएगी नहीं, तो ज्यादा एरिया रखना पड़ेगा कि नहीं। कभी प्रेस खुलवाई आयरन के नहीं, इलेक्ट्रिशियन के सामने नहीं खुलवाई, कोई बात नहीं, खुलवाई देखो, तो उसमें बहुत मोटी चौड़ी स्ट्रिप होती है ना। पूछा जा रहा है कि 4th क्वेश्चन में Why alloys are used? क्या आप मुझे बताएंगे नाइक्रोम में कौन कौन से मेटल पड़े होते हैं? भाई निकिल है, नाइक्रोम नाम से तुम्हें पढ़ रहा है निकिल, क्रोम से क्रोमियम हो गया, और मैंगनीज, तो एम से मैंगनीज, निकिल क्रोमियम मैंगनीज, निकिल प्लस क्रोमियम और प्लस मैंगनीज। आगे देखो आयरन भी होगा, तो कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। आयरन का तो यहाँ कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। देखो मैंगानीज में क्या होगा, मैंगनीज है और क्या क्या मिल रहा है, निकिल, लेकिन फिर भी कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। कॉपर है और मैंगनीज और कौन सा है, निकिल, ठीक है। और कॉन्स्टेंटन में कौन कौन सा है, इसमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कॉन्स्टेंटन कॉपर प्लस, बात समझ आई? अब देखो तीनों का कंपोजिशन बताओ, आप बताओ, फिर रंजू प्रिया से पूछेंगे। बोलो 3 नाम बताओ लॉय के। और बोल रहा है दिव्या, कांस्टेंट तीनों को कुछ तुम दुनिया की झूलता हुआ आप जानती हो ना, 7वां अक्षर क्या करता था, उसी से याद रखो। कांस्टेंटन आयरन, आयरन निकल, आरविंद बताओ, तीनों का नाम बताओ, तीनों के एलॉय बताओ, किस किस। ऐसे ये भी है, ये वजाइना को वर्जीनिया लिखते हैं, शहर बना के रखते हैं, सब उल्टे पुल्टे नाम लिख लिख के पढ़ना लिखना कुछ नहीं। तुम कौन सा बोले अभी? हाँ? कॉपर निकल और मैग्नीशियम है, कॉपर
लगता भी ठीक ही है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सारे एलॉयज में देख लीजिए, एलॉयज का 3000 गुना है। अभी तुमको दो प्रॉपर्टी हमने बता दी, एक तो इसका रेजिस्टेंस हाई है, दूसरी क्या बताई है, इट इज केमिकली इनर्ट, ना जंग लगेगा ना कुछ लगेगा, तो अच्छी चीज नहीं है। उसी में दाल बटलोई से गिर गई हीटर में, तब भी उसके वायर को कुछ होगा? केमिकली इनर्ट। हीटर देखा ना वो ऐसे जिसमें खाना पकाया जाता है, केमिकली इनर्ट है। हमने बता दिया कि वो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, वो अपना नेचर। एट हाई टेम्परेचर ऑल्सो इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज वेरी मच। इसको क्या कहते हैं कि वो अपनी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी, हमने बताया टेम्परेचर बदलने से बदलता है, लेकिन एलॉय एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर करने पर भी इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ही बदलता है। एलॉय में ये खास बात होती है, तुम 100 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा दो, रेजिस्टेंस में पता ही नहीं चलेगा बढ़ा। और ये मामूली कॉपर ऑपर हैं, ये हाँफने लगते हैं अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दो। समझ आई बात कि नहीं? इन दिस केस जो हमारे रेगुलर या कन्वेंशनल कंडक्टर्स हैं, लेकिन एलॉयज का क्या होता है बताइए? टेम्परेचर बढ़ने पर कोई चीज़ अपनी प्रॉपर्टी बदल दे तो क्या अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं कही जाती। तो इसलिए एलॉयज का क्या होगा, टेम्परेचर बदलने पर इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलता, या रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। जब रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी तो रेजिस्टेंस नहीं। तो हम लिखें, हम क्यों एलॉय प्रिफर करते हैं हीटिंग कॉइल में। अगर मान लीजिए तुम्हारे घर में ये खाना बनाने वाला हीटर है ऐसे, तो इसमें ये लगा रहेगा। अच्छा, ये एक प्लग है, ये देखो, तो यहाँ पे प्लग लग जाएगा। ये कंडक्टिंग वायर है, ये है हीटिंग कॉइल। इसको हीटिंग कॉइल ना समझ बैठना। जब तुमसे कहा जाए हीटिंग कॉइल तो ये कंडक्टर, ऐसा भी क्वेश्चन बुक में तो भी कराएं। इसको क्या कहेंगे? हीटिंग कॉइल, और ये कंडक्टिंग वायर। नाउ लिखिए इस चीज को, व्हाई एलॉय इज प्रिफर्ड एज हीटिंग कॉइल ओवर। किस चीज के लिए? हैं? किस चीज के लिए? पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये बताया गया है कि तुमने यहाँ पर नाइक्रोम क्यों लगाया, टंगस्टन क्यों नहीं लगाया? बल्ब में तो तुम टंगस्टन लगा के बैठे हो। पहले समझो क्वेश्चन क्या, फिर हम बताएं। इस जगह जो तुम वायर यूज करोगे, अभी तुमको कॉन्स्टेंटन, मैंगानीन और नाइक्रोम वायर बताए थे ना, जो एलॉइंग करके बनाए गए, वहाँ यहाँ पर तुमने नाइक्रोम क्यों लगाया? टंगस्टन भी तो लगा सकते थे, क्यों लगाया बताओ? Why you have used, क्वेश्चन समझो इस चीज को। Why you have used nichrome wire? Why not tungsten? However, in bulb you have used tungsten. यहाँ क्यों ऐसा बताओ? टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट नहीं करता। यही बात है, केमिकली इनर्ट। अब बल्ब को तो तुम्हें अंदर रखना है, उसमें हीलियम भर दी, उसको तो वैसे भी रिएक्शन नहीं करनी है। बल्ब के अंदर क्या हवा जा रही है, लेकिन यहाँ तो इस पर बतलोई की दाल भी गिरेगी। तो इस तरीके से क्या लिखें? पहली बात कि alloys are used in making, क्या बनाने में? हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल साइज समझ में आया क्वेश्चन में क्या चीज पूछ रहा है? कि हम टंगस्टन नहीं यूज कर रहे हैं, दोनों ही रजिस्टर हैं, इसे यूज कर रहे हैं, टंगस्टन नहीं यूज कर रहे हैं। क्यों किया जाता है? एज अभी हमने बताया कि एलॉयज क्या होते हैं, आर केमिकली इनर्ट, ये केमिकली अक्रियाशील होते हैं। एलॉयज आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत अधिक टेम्परेचर पर भी ये पिघलेंगे नहीं। ठीक है, टंगस्टन का भी 5000 तक जाता है, लेकिन ये आराम से उतना जाते हैं। तीसरी चीज, एलॉयज आर हैविंग हाई रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी से ही रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। और भी कुछ अभी हमने बताया क्या? कितना ही है वाला है, तो डू नॉट ऑक्सीडाइज। हाँ, दैट इज एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पर वही चीजें केमिकली इनर्ट है, लिख दोगे तो चल जाएगा। टेम्परेचर डू नॉट ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज नहीं होते। एक प्रॉपर्टी लिखो कि ये भी है कि देयर रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी मच विथ टेम्परेचर, या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मोर फंडामेंटल,
रेजिस्टेंस तो वायर के बदलने से लंबाई से बदल जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा फंडामेंटल क्या है? तो रेजिस्टिविटी, देयर रेजिस्टिविटी डज नॉट वेरी, बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होती उसकी प्रतिरोधकता मच विथ टेम्परेचर। इसलिए हम एलॉयज को यूज करते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूज द डेटा। बोलो अरविंद, आयरन और मरकरी में अच्छा कंडक्टर कौन है? बोलो। आयरन इज गुड कंडक्टर, जिसका रेजिस्टिविटी कम होगी वही अच्छा कंडक्टर होगा। और दूसरा बताओ, विच इज द बेस्ट कंडक्टर? सिल्वर। ठीक है, सो आयरन इज बेटर कंडक्टर। किसको? सेमी कंडक्टर नहीं है। समझो इस चीज को कि मान लो कोई भी चीज है, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन भेजे जाएंगे, तुम ये समझो 1,00,000 इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, और 2 इलेक्ट्रॉन को जाने दे। सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टी। और कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी? 1,00,000 को अगर डाला जाएगा तो 99,000 को जाने देगा। दोनों में बहुत फर्क है। सेमी कंडक्टर कार्बन जर्मेनियम से बनाया जाता है, मुश्किल से 1 या 2 ही जाएगा बस, एलॉय के आसपास भी नहीं है सेमी कंडक्टर, ठीक है। और इसलिए सेमी कंडक्टर से इसकी तुलना कराई ही नहीं गई। इसमें सेमी कंडक्टर कहीं नहीं है, वो 11th में आप पढ़ोगे, ओके। आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मर्करी। सेकंड क्या है? सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, ओके। अभी एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज के 4 सवाल और करते हैं। Question number 5. How is the voltmeter connected tissue to measure potential difference between 2 points? बताइए आंसर। अंशु प्रिया, हाँ, voltmeter is connected parallel to, किसके पैरेलल? To resistor across which, जिसके अगेंस्ट हमें क्या पता करना हो, ठीक है, across which potential difference is measured. डिफरेंस भी लिख सकते हो या ड्रॉप, दोनों एक ही चीज है। उतना ड्रॉप हो जाता है ना उसको क्रॉस करते हुए। अगला सवाल देखो, 6 हो गया ना? नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ। हो भी गया, तुमने आधा किया, पूरा तो नहीं किया ना। अभी इसके आगे का क्या होता? लेंथ निकाल ली थी कल, ठीक है। लेंथ कितनी निकाल ली थी? 122.5 यही थी। आगे का सवाल करो। How much does the resistance change if the diameter is doubled? आगे क्वेश्चन पूरा नहीं किया ना, कि अगर हमने डायमीटर डबल कर दिया तो ये मुझे बताइए अर्लियर और ये क्या है? लेटर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? बोलो। D/2। अब तो डायमीटर पे चलेंगे ना। अच्छा, ये अब नया वाला देखो, हमने क्या किया बताओ, कि लेंथ नहीं बदली तो क्या डायमीटर बदलने से एरिया बदल जाएगा? बदलेगा ही। यहाँ देख लो ना, अगर एक ऐसा वायर है और
अगर आपने क्या किया, इसका डायामीटर ही बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो ये चीज बढ़ जाती ना। बात समझ आई? पहले डायामीटर d था और अब क्या कर दिया आपने, 2d। कितना कर दिया बताओ? पहले कितना था और अब कितना हो गया, 2d। सही है, तो अब हम 2d रखें इस नए केस में। डायामीटर के बदलने से क्या एरिया बदल जाएगा, तो अब इसीलिए हमने एरिया की जगह a' लिख दिया। ठीक है, तो क्या लिखते हैं बताइए, रो एल और अपॉन पाई टू डी बाई टू टाइम्स कर दिया। चेक करो, 2d/2 था, लेकिन हमने डायमीटर की जगह क्या लिखा, वहां d लिखा था और यहाँ क्या लिख दिया, बोलो 2d लिख दिया है। वही सवाल, सिर्फ मैंने d की जगह 2 ही डी तो किया है। ठीक है, अब इससे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू L/पाई d/2 को अलग कर लो। अगर d/2 को अलग कर लेंगे तो क्या यहाँ 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। देखो हम कुछ d/2 का ऐसे ही रहने दो, 2 को बस हमने अलग कर लिया, लेकिन d/2 ही तो r है, नहीं d/2 ही क्या है, तो मैं अब इसको r लिख दूं या हाँ? अब ये देखो ये सब फटी वाला उसी तरीके से ये तुम्हें समझ में आता है कि r'/r दैट इज रो L/A, और ये क्या लिखोगे, रो L/A। ये सही है, मैं ये समझ में आया? अच्छा ठीक है, ओके। रो से रो कटा, L से L कटा, तो बताओ r'/r क्या हुआ, 1/a' डिवाइडेड बाई 1/a, तो क्या हो गया बताओ, इंटू a/1। सही है, अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे पाई r स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे, पाई r' स्क्वायर। पाई से पाई कटा, तो क्या ये r/r' का होल स्क्वायर हो गया। इन्हीं दोनों में तुम 2r कर दो और इसमें 2r' कर दो, कोई दिक्कत है? 2 से मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2r ही d होता है ना। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, बोलो d/d', और यहाँ क्या लिख सकते हैं, इधर क्या था बोलो, r'/, सही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ स्क्वायर कर दिया, d' की जगह तुम क्या लिखोगे, d' की जगह 2d कर लोगे, क्योंकि नया डायमीटर क्या 2, यही है कि नहीं, तो 2d लिख लो। तो बोलो r'/r क्या हुआ, d/2d स्क्वायर। अर्चिता इतना समझ में आया? अब देखो d से d को कट कर लो, तो r'/r कितना हो गया, 1/4, तो r' कितना हो गया, और बोलो r की वैल्यू दिव्या कितनी दी है, 26 है, कितनी दी है, कि 10 है, 10 है, तो अब कितना लिख दोगे, 1/4 इंटू 10, तो इसका मतलब है 2.5 ओम। समझ आया? अगर डायामीटर डबल कर दिया जाए तो टिश्यू क्या एरिया भी डबल हो जाता है? बोलो, तुम बताती नहीं उसे, भरोसा नहीं किया, तुम बताओ। ठीक है, डायामीटर डबल कर दोगे तो एरिया डबल होगा, आप बताओ। हाँ, आप टैलेंटेड, आसमान बात कीजिए, आप बताओ। हाँ, 4 टाइम्स, क्योंकि वो उसके स्क्वायर पे डिपेंड है। एरिया किस पे डिपेंड है बताओ, एरिया इज इक्वल्स टू पाई r को क्या लिखते हो, d/2, सही है। तो इसका मतलब है ये सब चीज तो कांस्टेंट को एक किनारे रख दो, पाई/4 अलग करो, ये d स्क्वायर है कि नहीं, तो जब स्क्वायर रिलेशन होता है इसको डबल कर दो तो ये अपने आप 4 टाइम्स हो जाएगा, सही कि नहीं। दैट इज इफ समथिंग इज डबल तो इट बिकम्स, अभी अलग अलग वैल्यू रख कर आप देख सकते हैं। मान लो अभी डायमीटर हम लिख दें कि 4/पाई है, और फिर कहते हैं इसे जरा डबल करो तो क्या 8/पाई रख दें, 4/पाई रखो, चीजें कटने लगेंगी, बट इतना समझ लीजिए 4 टाइम्स हो जाए। 9 पे सवाल नहीं पढ़े कि डिस्टेंस जितना किया जाएगा ट्रिपल तो क्या हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। चलिए,
तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, दोनों तरीके से किया, ये भी तरीका करने की वो ठीक है, सही है, कर ले इसको। इसमें आपका क्या हो गया बोलो, इन सब की जगह क्या रखोगे, ये इसकी वैल्यू क्या है r, तो क्या लिख लो r डैश की जगह r इंटू 1/4, फिर r डैश कितना हुआ बताइए, 10 इंटू 1/4 दैट इज 2.5। a डैश की जगह लिख लिया, a डैश की जगह क्या लिखा, पाई इंटू r डैश स्क्वायर। सोनाक्षी और बता दें आपको, इसकी जगह क्या लिखोगी बोलो, पाई r डैश स्क्वायर, और r डैश की जगह क्या लिखोगी बोलो, पाई 2d/2 जितना भी नया है, ठीक है। और कुछ इससे अच्छा समझना चाहते हैं क्या? इतनी बात तुम समझ लो, इफ डायामीटर इज डबल्ड देन रेडियस इज डबल्ड। ये सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायामीटर का आधा होता है, ये बात समझ आ गई ना। तो डायामीटर डबल करोगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगा। डायामीटर 2 है तो रेडियस 1 है, डायामीटर 4 कर दो, इतनी बात समझ आ गई। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक तुमको अच्छा मेथड बता रहा है सोनाक्षी, ऐसा लिखो, इफ डायामीटर इज डबल तो क्या होगा, देन रेडियस इज ऑल्सो डबल। फिर आसानी से कर लोगे, हम डी के चक्कर नहीं क्यों पड़े। तो पहली स्थिति क्या बोलो, रो एल बाई ए, दूसरी स्थिति क्या है, रो एल बाई ए डैश। इतनी बात समझ आई। इसे क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखते हैं बोलो, पाई 2r स्क्वायर। भाई डायमीटर डबल हुआ, ये आसान लग रहा है देखने में। और अब 2 को किनारे कर लो अलग करके, तो यहाँ क्या बना, l अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4 लिख लो। तो बोलो r डैश क्या हो गया, r इंटू 1/4। ये ज्यादा सा डी कोई तो नहीं, कुछ नहीं किया हमने, लिख दिया रेडियस इज डबल, रेडियस डबल कर दिया, 1/4 बाहर के लिए वैल्यू डाल दी, अब r की जगह 10 डाल दो, सही है। तो r डैश कितना हुआ, 2.51। ओके, अगला सवाल देखिए। वो चीज यहाँ भी की जा सकती है, अगर आपको ये भी अच्छा लगता है यहीं कर लो, ए डैश में यहीं डाल दो बस, रेडियस इज डबल, ये सब फर्जी वाला हटाओ, यहीं डाल दो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वो अलग देख लेना, वो समझ में आ गया ना आपको। r डैश बाई r को आप क्या लिखो, दैट इज a डैश बाई a, इट इज r बाई r डैश। अब इसमें क्या कर लो, r डैश की जगह 2r लिख दो, यहां तक तो तुम कर चुके हो ना। और a डैश बाई a क्या हो जाएगा बताओ, r r कट गया, तो a डैश बाई a कितना हो जाएगा, a डैश बाई a था कि r डैश बाई a, ये चीज क्या थी, r ना, r डैश बाई r, तो क्या हो जाएगा, r डैश बाई r इट इज इक्वल टू 1/4, तो r डैश इज इक्वल टू r इंटू 1/4। यहाँ तक तो कर ही लिया था ना, वैल्यू डिवाइड करके, बस इसमें वैल्यू डाल दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए रजिस्टर, इसके लिए हमें वी आई ग्राफ बनाना है। v को y एक्सिस में रखो और i को कहाँ रखोगे, ऐसे करो, आपको इसके लिए ग्राफ दिया जाएगा संडे को 1.6। देखो i कितना कितना है, 1 के लिए बनाओ 1 2 3 4, और ये वैल्यू कितनी कितनी है, क्या 13 तक गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक बना लेना। ओके, तो पूरा बना लीजिएगा पेपर में। अब इसमें क्या होगा बताओ, 0.5 एम्पियर, इधर आई लिखो इन एम्पियर और इधर क्या लिखोगे, V इन वोल्ट, ऐसे लिखना है।
इसमें 0.5 एम्पियर में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो 0.5 यहाँ आता है, तो 0.5 पे कितना लिखना पड़ेगा? क्या 1.6 कहीं यहीं आएगा? 0.5 पे 1.6 समझ में आ गया? बोलो दिव्या। अगला क्या है? 1 पे कितना है? 3.4। 1 पर 3.4 है ये, यहाँ लिख लो। वैसे आप कहोगे कि देखो करंट तो डबल हुई है तो वोल्टेज भी डबल होना चाहिए, लेकिन हमारे जो आई में है ना पैरेलैक्स का मेथड होता है, हम सही तरीके से रीडिंग नहीं ले पाते, तो हमारी जो एरर होती है ना, इंडिविजुअल एरर भी तो होती है, पर्सनल एरर, उसकी वजह से आया। नहीं तो ठीक ठीक डबल ना हो जाता। 1.6 का डबल कितना होता है? 3.2। लेकिन हम लोगों की जो रीडिंग लेने की एरर उसको पर्सनल एरर कहते हैं, इसकी वजह से। ये तो रीडिंग हम ही लोग नोट करते हैं ना। तीसरा देखो, कोई डिजिटल तो है नहीं वोल्ट मीटर, वो बता दे उसमें। अब देखो अगला क्या है? 2 पे कितना है? 6.7। 6.7 यहाँ कहीं आएगा, तो 2 पे कितना है? 6.7। इसी तरीके से 3 पे कितना है? 10.2 यहाँ कहीं आएगा, 10.2। और 4 पे कितना है? 13.2। 4 यहाँ आएगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, लेकिन बिल्कुल लाइन नहीं आएगी, या थोड़ा सा ऊपर रहेगा, 1 के ऊपर यहाँ रहेगा, 3.4 ऐसे। तो जब तुम इसको मिलाना तो 2 के बीच में स्केल रखना, पूरा एक साथ मिलाने की कोशिश नहीं करना। फिर इसको ऐसे स्केल रखना, फिर इसको ऐसे स्केल रखना, फिर ऐसे रखना, फिर ऐसे मिलाना, क्योंकि ये मैनुअल है। जो आप खुद देख के वोल्ट मीटर में करोगे, तुम्हारे सामने ही रीडिंग बदल रही थी वोल्ट मीटर की जब मैं कर रहा था, कोई सेट थोड़ी हो रही थी, वो ड्रेन हो जाता है उसका जो सेल है। तो इसलिए जो भी है आपकी रीडिंग ऐसी आ गई। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसा भी है, फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर तुम्हारा भाई डिजिटल वोल्ट मीटर होता तो उसकी एक जैसी रीडिंग आती, लेकिन जो आंखों से लेने में रीडिंग क्या है, गड़बड़ हो सकती है, 1 2 तो हम उसको सही तरह से थोड़ी पढ़ पाएंगे। तो ये क्या हो गया बताइए? दिस इज वी आई ग्राफ। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस कैसे पता किया जाए? अर्चिता कैसे पता करेंगे? ये अच्छा बता देंगे, यही मेथड अपना है। उनका भी मेथड सही, दोनों नहीं अपने अपने तरीके से बता, दोनों मेथड ही फेमस हैं। ये लोग फेमस हो जाएंगे क्या ना? चलो, इन्होंने बताया कि I और V 0.5 में कितना है, और 1 में कितना है, 2 पे कितना है, 6.7, 3 पे कितना है, 10.2 और 4 पर। तो सबसे पहले अर्चिता का मतलब करते हैं। तो ये कहती है R = V/I। तो जो पहला वाला केस है, इस केस में अर्चिता ने कहा कि सर पांचों को निकाल लो, पहले R1 निकालो, तो V1/I1 1.6/0.5, डेसिमल हटा दिए होंगे इन्होंने, और ये 5.2 लिखा हुआ, ऐसा कर दिया। R2 निकाला होगा अर्चिता ने, कितना? 3.2 हो गया। सेकंड करो, R2 कितना आ गया? V2/I2, दैट इज इक्वल टू 3.4/1, तो कितना आ गया? ये भी ओम में आ गया। R3 कितना आ गया? दैट इज 6.7, V3/I3, दैट इज 6.7/2, तो कितना आ गया? साई बताओ कितना आएगा? पेन उठा लेते हो, अरविंद आप बताओ। 3.35 R4 V4/I4 by 3, तो ये कितना आ जाएगा? और दैट इज R5, इट इज 13.2/4, तो ये कितना आ जाएगा? V5/I5, दैट इज 13.2/4, ये आ गया। तो अब देखो R एवरेज क्या होता है?
दैट इज सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अरिथमेटिक मीन तो यही होता है ना, और सबको जोड़ दिया और डिवाइडेड बाय, चूंकि 5 रजिस्टर्स हैं तो एवरेज तो क्या लिख देंगे बोलो, 3.4, 3.35, 3.4 और 3.3 और डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा अरविंद? जोड़ दें 16.7 2 डिजिट तक आना चाहिए आपको। कल देते हैं तो आप लोग कितना आ गया? 16.65 बाई 5 से करो तो कितना आ गया? 3.3, 15 हो गया, फिर 3.3 भी आ गया, सही है ना? 15 फिर 15 फिर 15, जैसा इन्होंने बताया मैंने उसी बताया। आर एवरेज आ गया, सही है, ओके। तो ये अर्चिता वाला मेथड सही है ना जो इन्होंने बताया। ये कहना है कि tan से निकालो, टेंजेंट से स्लोप से, फिर tan के लिए लॉग बुक देखनी पड़ेगी, उसमें टीडीएस है, हैं? लॉग बुक से करते थे, जो पहली क्लास के बच्चे थे ना वो सब इसी से करते थे, वो कहते थे लॉग बुक से ही करेंगे, सबके लिए एक लॉग बुक थी। क्या करना, ये मेथड सही है। अगर उसमें आपको अलग अलग का वैल्यू डालो, फिर इसमें tan का निकालो, tan की कितनी वैल्यू, फिर एवरेज निकालो, करा देंगे। अभी चलो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, 8th क्वेश्चन देखो। When 12 volt battery is connected with unknown resistor, तो करंट कितनी पाई जाती है? चलो एक अननोन रजिस्टर है और 12 वोल्ट की बैटरी है, इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसमें 2.5 मिली एम्पियर और 12 वोल्ट है, तो अब हमें R चाहिए। बाय ओम्स लॉ भी क्या होता है, IR, तो 12 इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर। उत्कर्ष इसको एम्पियर में बदलो, सही है, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, सही है, और इंटू R, तो R कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 10 टू द पावर -3, तो क्या हो जाएगा? So this is 12 upon 2.5 और यहाँ कितना हो गया? 2.5 से करो 120 upon 25 इंटू 10 टू द पावर 3, 25 से इसको कट करो, कट हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम, दैट इज इक्वल्स टू R, सही है। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा और 2 माइनस कॉस थीटा दिया है, ठीक है, तो अब इसको साइन थीटा माइनस और डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस थीटा, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? बोलो सही ना। अब मान लो बॉडमास रूल लगाओ, तो बॉडमास रूल कहता है कि पहले हमें डिवीजन करना है फिर एडिशन करना है, तो अब मान लो उत्तर से इसमें बॉडमास रूल लगा रहे हैं, तो साइन थीटा डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवीजन को तो मल्टीप्लाई कर लिया ना, जबकि अभिषेक ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ब्रैकेट नहीं लगाने से बड़ा दिक्कत है। मैं पिछले 6 महीने से यही तो समझा और लोग क्वेश्चन गलत करते जा रहे, समझ ही नहीं रहे चीज को, ब्रैकेट ही छोड़ दे रहे हैं। तो बॉडमास रूल लगाने में ये सिर्फ इसी को वो कर पाएगा, समझ आया कि नहीं? मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगर आपको मान लीजिए साइन थीटा है
साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा माइनस 1, तो मल्टीप्लाई जब आपने किया तो मान लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये ठीक है उत्कर्ष की नहीं ठीक है, ये सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा। और कुछ, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन रूप बॉडमास रूप में तोड़ोगे तो ये एडिशन को छोड़ देगा, इसी से होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसके आगे आपका सवाल देखा ही नहीं जाए। समझ आई बात कि नहीं? तो जब भी ऐसा करते हो, नहीं तो कुछ लोगों का सही भी हो जाता है, वो लोग यहाँ क्रॉस लगाते हैं तो सही होता है, और ऊपर नीचे लगाओगे तो नहीं सही होगा। ओके, आओ आप लोग 6th क्वेश्चन करें, 8th क्वेश्चन करें, 6 और 8 करो, 2 सवाल करें। ये लो, 6 में 2 पार्ट है कि रेजिस्टेंस बढ़ाया जाए, डायमीटर बढ़ाया जाए ना, एक वो भी चीज तो है।